नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत है ज्ञान सागर संस्थान के अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी को बताया गया था कि स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं, जो राज्य स्तरीय परीक्षाएँ हैं उत्तर प्रदेश की, वो सभी परीक्षाओं को हम लोग टारगेट करते हुए उनके सॉल्व पेपर्स और आने वाली परीक्षा के जो संभावित प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का निचोड़, उन सभी प्रश्नों के जो है व्याख्या, उनका स्पष्टीकरण, उनका विश्लेषण, सारी चीज़ें हम आप लोग आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराएँगे ज्ञान सागर टीम के द्वारा। तो ज्ञान सागर टीम के द्वारा आपने देखा था कि जीएस में, ठीक है? जीएस में मैंने आपको सॉइल पेपर यूपी पुलिस का जो 2019 का यूपी पुलिस का पेपर था, ये देखिएगा ऊपर लिखा हुआ है, 2019 का जो यूपी पुलिस का पेपर था, उसमें जीएस का हमने आपको जो है, उसमें जीएस के विषय में हमने आपको वहाँ पर पार्ट लिखवाया, यानी कि जीएस के पेपर आपको हल कराया था, 2019 का, ठीक है? ध्यान देंगे, 2019 का जीएस का जो पेपर था, सॉइल पेपर यूपीपी का, वो हमने आपको हल कराया था यूपीपी का, ठीक है? सॉल्व्ड पेपर यूपीपी हल कराया था। और अभी हम लोग जो है इस सीरीज़ में, इस वीडियो में हिंदी का सॉल्व पेपर यानी 2019 का जो यूपीपी का 2019 का पेपर है, उसको 2 पार्ट्स में हम लोग उसको देखेंगे। यानी जो 38 क्वेश्चन हैं, 40 क्वेश्चन, उनको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है? तो चलिएगा इसी कड़ी में स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम लोग आपके लिए जब तक आपका पुलिस का एग्जाम, आने वाले सभी एग्जाम, चाहे वो पुलिस एग्जाम हो, आरओ का एग्जाम हो, या फिर वो आपका एग्जाम जो है आने वाला वीडियो का री एग्जाम हो, या फिर आपके और कई सारे एग्जाम हैं, या फिर जो पीसीएस जो प्री एग्जाम होगा, उसको उसको लेकर हम लोग सभी राज्य स्तरीय सभी परीक्षाओं के लिए ये श्रृंखला यहाँ पर चल रही है। फिलहाल अभी यूपी पुलिस के लिए जीएस और हिंदी की चीजें या जो उसके कंटेंट हैं वो लेकर हम आपके साथ उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न को आज। तो यूपी पुलिस 2019 पेपर, ठीक है? ध्यान रखेंगे, ये क्या हम बताया आपको कि यूपीपी, ठीक है? 2019 का पेपर कौन सा? यूपीपी। और इसमें जो हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो यहाँ पर श्रृंखला शुरू हो चुकी है। इसको सभी विद्यार्थी देखें, इसका लाभ उठाएं, शेयर करें, लाइक करें। तो क्वेश्चन है कि एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो बच्चों सामान्यतः एक छंद में 4 चरण होते हैं, ठीक है? अगर हम छंद की बात करें, अगर हम छंद की बात करें तो ये छद धातु से बना हुआ है, एक शब्द है, किस धातु से? छद धातु से बना हुआ है। और छद धातु का मतलब होता है प्रसन्नता या प्रसन्न होना या आह्लाद, ये होता है, ठीक है? तो छंद का जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों, वो प्रसन्न होना कहा जाता है। छंद के प्रयोग से क्या होता है? काव्य का सौंदर्य बढ़ता है। जैसे अलंकार का प्रयोग करने से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, ऐसे ही छंद की महत्ता उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कहा जाता है कि गद्य में व्याकरण की कसौटी होती है, जिस प्रकार से गद्य में व्याकरण की इंपॉर्टेंस होती है, उसी प्रकार से काव्य में छंद की भी क्या है? इंपॉर्टेंस होती है। इस चीज को यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे। छंद जो है बच्चों आपका 4 प्रकार का कुल रूप से होता है। इसको हम कहते हैं मात्रिक छंद, वारणिक छंद, और एक होता है वारणिक वृत्त छंद, और एक होता है मुक्तक छंद। इंपॉर्टेंट पेपर की दृष्टि से केवल एक होता है जिसको हम कहते हैं मात्रिक छंद। जिसको हम क्या कहते हैं? मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में भी 3 पार्ट होते हैं, अगर ध्यान देंगे आप। मात्रिक छंद में भी 3 पार्ट होते हैं। एक आपका होता है सममात्रिक छंद, एक होता है अर्धसम मात्रिक छंद, और एक होता है विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में 4 छंद आप पढ़ते हो, यानी कि कौन-कौन से होते हैं वो, अगर नाम हम यहाँ पर लें तो आपका जैसे क्या है? चौपाई है, रोला है, गीतिका है और हरि गीतिका है। ये 4 छंद ऐसे हैं जिसके हर चरण में समान मात्राएँ होती हैं और सब में 4 चरण होते हैं। एक होता है अर्धसम मात्रिक छंद, जो जिसमें क्या है? 2 चरण, 4 चरण होते हैं, 2 समान मात्राएँ होती हैं और 2 समान मात्राएँ, यानी अलग-अलग, यानी 2 चरणों में एक जैसी और 2 चरणों में एक जैसी मात्राएँ होती हैं। अर्धसम मात्रिक के बच्चों उदाहरण 4 होते हैं। दोहा, एक होता है सोरठा, एक होता है बरवे और एक होता है उल्लाला। इसके बाद तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद, जिसके सभी चरणों में असमान मात्राएँ हों, किसी भी चरण में समान मात्रा ना हो, उसको बच्चों कहा जाता है विषम मात्रिक छंद। और ये एक संयुक्त मात्रिक छंद होता है, जिसमें मुख्यतः 2 छंद पढ़े जाते हैं। एक होता है कुंडलिया और दूसरा होता है छप्पय। कुंडलिया और छप्पय में बच्चों 6-6 चरण होते हैं। अगर हम कुंडलिया और छप्पय को छोड़ दें तो लग 8 जो मात्रिक छंद हमने ऊपर आपको नाम गिनाए,
सब में 4 चरण होते हैं। केवल 2 चरण ऐसे हैं जहां पर यानी केवल 2 छंद ऐसे हैं जहां पर 6 चरण होते हैं। तो 6 चरणों वाले 2 मात्रिक छंद कौन-कौन से बताए? एक तो कुंडलिया और दूसरा कौन-सा? छप्पय। बाकी जो आपके छंद हैं, चाहे वो चौपाई हो, रोला हो, गीतिका हो, हरि गीतिका हो, दोहा हो, सोरठा हो, बरवै हो और उल्लाला हो, इन सभी में बच्चों कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसका जो उत्तर है बच्चों वो कितना है? 4 चरण। हमने एक यानी कि आप देखोगे 2 से ढाई मिनट में सभी छंदों को हमने एक्सप्लेन कर दिया अगर इस चीज़ को देखोगे। अगर और इसमें एक्सप्लेन करना चाहो आप तो चौपाई में 16-16 मात्राएँ होती हैं, रोला में 24-24 मात्राएँ होती हैं, गीतिका के हर क्षण में 26 मात्रा और हरि गीतिका के हर क्षण में 28 मात्रा होती है। बात अगर दोहा की जाए तो दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएँ, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ। बात अगर सोरठा की जाए तो दोहा का विपरीत होता है। दो यानी कि सोरठा में पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएँ, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएँ होती है। बात अगर बरवे की जाए तो पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएँ होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएँ होती हैं। बात अगर बच्चों उल्लाला की जाए तो पहले और तीसरे में 15-15 मात्राएँ होती हैं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएँ होती हैं। बात अगर हम कुंडलिया और छप्पय की करें तो मात्राओं की संख्या समान नहीं होती है, फिर भी कुंडलिया और छप्पय में 26-24 से लेकर 26 से 28 तक मात्राएँ होती हैं। ध्यान दोगे सभी छंद, सभी 10 छंदों को हमने इस 3 से 4 मिनट में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ध्यान से पढ़ना, ध्यान सुनना, वीडियो को रोक के दोबारा इसको लिख सकते हो आप, प्रैक्टिस अपनी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या बच्चों 2 पर। लिखा हुआ है कि इस मुहावरे का सही विकल्प बताओ। कुल मिला के आपको इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है। गीदड़ भभकी। गीदड़ भभकी के 4 ऑप्शन है, कोरी धमकी, विरोध करना, धूर्त व्यक्ति या फिर आरोप लगाना। तो यहाँ पर सही आंसर आप अब तक आप गेस कर चुके हो। सही आंसर है बच्चों कोरी धमकी। कोरी धमकी मतलब क्या है? खाली झूठी धमकी देना। गीदड़, जैसे गीदड़ होता है ना, कहते हैं गीदड़ की तरह दुम दबा के भाग गया। गीदड़ जो होता है ना वो काटने के लिए दौड़ता तो बहुत तेज है, काटने के लिए गीदड़ दौड़ता बहुत तेज है, लेकिन क्या है ना, अगर आप जरा सा भी आप आक्रामक हो जाओ ना, गीदड़ दुम दबा के तुरंत पीछे भाग जाता है। तो यही मतलब क्या है, गीदड़ भभकती मतलब क्या है? कोरी धमकी देना, बेकार में केवल चिल्लाना, मतलब कोई नहीं है, कर कुछ भी नहीं पाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर बच्चों लेते हैं 3। तो लिखा है रस। देखिएगा ये 2019 में पूछा गया था, और अगर जिन बच्चों ने क्लास में रस हमसे पढ़ा है तो वो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सी? श्री धातु। और श्री का मतलब होता है बच्चों बहते जाना, यानी कि आनंद में बहते जाना। आनंद में बहते जाना, आनंद में डूब जाना। बहते जाने का मतलब क्या है? आनंद में डूबते जाना। आनंद जैसे प्राप्त हो रहा है, नहीं, रुक मत जाना, आनंद की जो है चरम अवस्था पर पहुंचते रहना, ये मतलब होता है स्त्री धातु का। और रस आप सभी जानते हैं, सेंटिमेंट्स इनको अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, और कहा जाता है रस क्या है? तो कहा जाता है कि हृदय में, हमारे हृदय में स्थायी रूप से जो कुछ विचार, कुछ भाव विद्यमान होते हैं, चाहे वो जैसे कि प्रेम हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, क्रोध हो, ठीक है, घृणा हो, नफरत हो, आश्चर्य हो, शांत हो, ठीक है, ये सारे जो भावना हमारे हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, और अवसर मिलते ही जैसे कोई सिचुएशन होती है उसी हिसाब से वो भाव क्या होते हैं? जागृत हो जाते हैं। उसी अवस्था को रस कहा जाता है। जैसे कि हमारे अंदर क्रोध है, गुस्सा है, वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही कोई गुस्से वाली सिचुएशन होती है, अब पता लगा कि आप जो है कोई ऐसा काम करे जिसको हमको देख गुस्सा आ जाए, तो यानी वहां पर क्या हुआ? वहां पर जो है ना, जो रौद्र रस है उसका उत्पन्न हो गया। जैसे क्या हमारे अंदर प्रेम भरा हुआ है, लेकिन सिचुएशन ऐसी कोई उत्पन्न हुई, कोई ऐसी बात हुई कि हमारे अंदर से है प्रेम नाम का जो स्थायी भाव है वो उमड़ पड़ता है, तो यानी कि क्या वहां पर क्या हुआ? श्रृंगार रस की वहां पर उत्पत्ति हो गई। तो रस का संबंध और क्या है? फिर रस में डूबते जाना, उस अवस्था को, उस आनंद में डूबते रहना, उसी को कहते हैं श्री धातु। ये इसका मतलब होता है। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर ध्यान देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं 4। तो 4 में लिखा है कि आपको इसका जो है बताना है कि ये यहाँ पर कर्मवाच्य में लिखा है। 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही। यानी कि ये एक सेंटेंस लिखा है, हाथी ने केला खाया। अब आपको इसका बताना है कर्मवाच्य। बच्चों वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य एक होता है कर्तावाच्य। वाच्य का मतलब जैसे आप अंग्रेजी में एक्टिव और पैसिव पढ़ते हो ना, जो वॉइस पढ़ते हो,
इंग्लिश में जैसे आप वॉइस पढ़ते हो, हिंदी में उसे वाच्य कहा जाता है। एक होता है कर्तावाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। कर्तावाच्य तब कहा जाता है जब किसी वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, तो वो बच्चों कर्तावाच्य कहलाता है। और जब किसी वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, तो वो कहलाता है कर्मवाच्य। और जब किसी वाक्य में जब किसी क्रिया की प्रधानता हो, जब किसी यानी कि जब वाक्य में दी गई क्रिया अगर प्रधान रूप से वहां पर दिखाई जाए, तो वो बच्चों भाववाच्य कहलाता है। ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, हाथी ने केला खाया। अब यहाँ पर ये कर्तावाच्य में लिखा है क्योंकि हाथी करता है और खाया क्रिया है। तो ठीक है, हाथी यानी कि यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है, हाथी ने केला खाया। हाँ, इसमें हाथी करता है और कर्ता की ही क्या है, प्रधानता है। तो बच्चों ये कर्तावाच्य लिखा हुआ है। अब बताना आपको इसका कर्मवाच्य है। एक्टिव पैसिव बना लेते हो, अगर इंग्लिश में बना लेते हो तो हिंदी में बना लोगे। ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो कर्मवाच्य होगा वो होगा, हाथी केला खाता है, नहीं। हाथी केला खा लिया, बिल्कुल नहीं। हाथी द्वारा केला खाया गया, बस यही सही है। हाथी द्वारा केला खाया गया, यानी अब क्या है ना, केला खाया गया। केला अब यानी कर्ता के रूप में आ गया, प्रधानता केला की हो गई। केला क्या है, कर्म है। तो जब कर्म की प्रधानता हो गई, कहते हैं ना कि जहां पर आप जैसे लगाते हो बाई मी लगा लेते हो, कभी कभी नहीं भी लगाते हो अंग्रेजी में, बस वही चीज है। हाथी केला खाया, ये एकदम गलत बात लग रही है। तो यानी कि हाथी ने केला खाया, ये जो वाक्य लिखा है बच्चों, ये लिखा है कर्तावाच्य में। ठीक है, यहाँ पर प्रधान कर्ता था, ये बच्चों है कर्मवाच्य। यहाँ पर केले की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, केला खाया गया हाथी के द्वारा। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बना लेना। और अगर इसका हम भाववाच्य बनाएं, तो भाववाच्य में ज्यादातर क्रिया नकारात्मक रूप में होती है। वहां पर कर्ता की नकारात्मकता का बोध कराया जाता है। जैसे हम कह दें कि हाथी के द्वारा या हाथी के द्वारा केला खाया नहीं जाता, यहाँ पर खाया नहीं जाता, बच्चे के द्वारा सोया नहीं जाता। ठीक है। या फिर कहेगा उससे चला नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं बच्चों, वो भाववाच्य में होते हैं। उम्मीद करते हैं वाच्य आपको एक ही क्वेश्चन में हमने समझा दिए हैं, समझ में आई होगी बात। आपको वाच्य हमने एक ही प्रश्न में समझाने का प्रयास किया है। अगर प्रयास सार्थक है तो कमेंट करके बताइएगा, कोई डाउट रहेगा तो भी बताइएगा, मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर बच्चों आता है 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना। इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना, यानी कि अर्ध विराम आधा रुकना। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, ये आधे रुकने का चिन्ह है। आधी जब कोई बात रोक के कह, ये कहा अगर किसी बात के बाद ये लग जाए तो इसका मतलब क्या है, कोई बात अधूरी छोड़ी गई, अभी फिर ये आगे की जाएगी। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लेते हैं। तो लिखा है कि एक समास दिया है और सही विकल्प पहचानिए। ठीक है, 4 विकल्पों में सही विकल्प आपने पहचानना है, पहचान लो भैया। लिखा है दशानन, इसका आपको पहचानना है विग्रह। इसको आपका विग्रह, 10 है आनंद जिसके, 100 है आनंद जिसके, 10 है आंगन, 10 है नान जिसके। हे भगवान, आंसर यहाँ पर ए होगा। 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। दशानन, आनंद का मतलब बच्चों मुख होता है, लेकिन कई जगह पर आनंद का मतलब सिर भी लिख दिया जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखोगे तो संस्कृत के हिसाब से अगर देखोगे, आनंद का मतलब मुख होता है। तो रावण के 10 सिर, रावण के 10 मुख हैं, इसलिए उसको दशानन कहते हैं। एक्चुअली में रावण के 10 सिर थे, थोड़े नहीं, सब लोग बोल देते हैं। अब इसमें जैसे दिखाया जाता है, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, रावण नाम आते ही समझ में आता है कि 10 खोपड़ियां, 4 इधर 5 इधर, बीच वाली एक 9, 10 खोपड़ियां लेके टहल रहा है। ठीक है। लेकिन असल में रावण कोई 10 सिर लेके नहीं घूमता था, या उसके 10 सिर नहीं थे। इसका वास्तविक मतलब होता है कि रावण जो है ना, रावण की दसों इंद्रियां एक साथ चलती थी, एक साथ जागृत रहती थी। रावण क्या है ना कि वो इच्छाएं उसकी कभी पूरी नहीं हुई। जब राम जी उसको तीर मारते हैं, रामलीला होती है, तो एक तीर मारते हैं, उसका एक सर कटता है, उसी जगह दूसरा सर फिर निकल आता है। यानी कि राम जी अगर उसकी किसी एक इच्छा का जो है उसको खत्म करें, तुरंत उसकी दूसरी इच्छा जागृत होती है। तो रावण की 10 इंद्रियां हैं, वो 10 सिरों का रूप है, इसलिए उसको बोलते हैं। वास्तविक रूप से ऐसा नहीं कि 10 खोपड़ी लेके वो टहलता हो, ये थोड़ा सा इसको ध्यान देना होगा। फिलहाल 10 है आनंद जिसके, वो कौन है, रावण। समास इसमें कौन सा है, सभी जानते हैं, यहाँ पर बच्चों बहुव्रीहि समास है। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है, बहुव्रीहि समास में
एक पद आप जानते हैं किसी भी समास में 2 पद होते हैं, एक आपका होता है कौन-सा प्रथम पद या द्वितीय पद। तो यानी कि ना प्रथम पद प्रधान हो, ना द्वितीय पद प्रधान हो, या बल्कि तीसरा कोई पद प्रधान हो जाए, वो होता है बहुव्रीहि समास। 10 है आनन, इसमें एक पद है 10, दूसरा पद है आनन। दोनों की प्रधानता नहीं है, प्रधानता किसकी है? प्रधानता है रावण की। इसलिए यहाँ पर समास क्या है? बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं तुरंत। लिखा है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करो जो सबसे अच्छा शब्द यानी कि वाक्यांश बताना है। कुल मिला के हमने आपको क्लासेस में बहुत डिटेल्स में सारी चीजें पढ़ाई हैं, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या? अनिवार्य कहोगे आप। जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा बच्चों? अनिवार्य। ठीक है, वाक्यांश है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर बच्चों 8 ले लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि यहाँ पर अनेकार्थी शब्द, उस शब्द को चुने जो इस शब्द का अनेकार्थी है। अरुण, तो अरुण शब्द का अनेकार्थी यहाँ पर क्या है? सूर्य, आकाश, सोना या फिर गोद। सभी जानते हैं अरुण जो है वो सूर्य का ही, यानी सूर्य यहाँ पर आंसर हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द है। अरुण मतलब सूर्य ही होता है, उस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा, अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। यानी जो कारक होते हैं ना बच्चों, कारक होते हैं, आपके ध्यान दीजिएगा, 8 होते हैं। एक कौन सा? कर्ता, कर्ता कारक, कर्म कारक, और होता है करण, और एक होता है बच्चे संप्रदान, और एक होता है बच्चों कौन सा? अपादान। अगर ध्यान दें, अपादान के अलावा एक होता है बच्चों संबंध, संबंध के अलावा एक होता है अधिकरण, अधिकरण, और एक देखो इधर आ नहीं पा रहा है तो हम इधर लिखे दे रहे हैं, एक होता है संबोधन कारक। एक कौन सा है? संबोधन कारक। अगर इनके आप विभक्ति चिन्ह लिखना चाहो तो आप सभी जानते हो, कर्ता ने, कर्म को, करण से का मतलब द्वारा, किसी माध्यम यानी कि बात होती है। संप्रदान बच्चों होता है के लिए, अपादान बच्चों होता है से, लेकिन यहाँ पर से किस भाव में आता है? अलग होने के भाव में। संबंध का मतलब बच्चों का, की, के या फिर रा री रे होता है। अधिकरण का मतलब बच्चों में होता है और पर होता है, दो चिन्ह है। संबोधन जो है आपका हे, अरे, अहो आदि चीजें आती हैं। तो अब तक समझ में आ गया होगा कि अधिकरण कारक के जो आपके विभक्ति है, जो चिन्ह है, वो दो हैं। कौन कौन से? में और पर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, तो उस विकल्प का चयन करो जो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का जो भेद नहीं है, उस विकल्प का आपको चयन करना है। तो अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, अति उत्तम या उत्तम। देखिएगा, अति उत्तम पुरुष यहाँ पर नहीं, ये सही आंसर है। मतलब कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो बच्चों 3 प्रकार का होता है। पहला नंबर कौन सा? अन्य पुरुष, दूसरा नंबर बच्चों मध्यम पुरुष, और तीसरा नंबर बच्चों क्या है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, पहला नंबर नहीं, इसको देखो सही कर देते हैं। ये है, इसको ठीक करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, पहला नंबर होता है बच्चों उत्तम पुरुष, जिसको प्रथम पुरुष कहते हैं। दूसरा नंबर मध्यम पुरुष या द्वितीय पुरुष, अन्य पुरुष या फिर तीसरा पुरुष 3 नंबर पे आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अति उत्तम पुरुष नाम का कोई भी पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होता है। ठीक है, सर्वनाम की अगर बात करें तो बच्चों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है, और उसके लिए एक ट्रिक भी प्रयोग किया जाता है कि पुरुष ने निज के संबंध में, क्या कहते हैं कि पुरुष ने निज के संबंध में निश्चय अनिश्चय का प्रश्न किया। पुरुष ने निज के संबंध में निश्चय अनिश्चय का प्रश्न किया। पुरुष ने निज के संबंध में निश्चय अनिश्चय का प्रश्न किया। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है? यानी सर्वनाम के भेद लिखे हुए हैं।
हेलो 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 ओके। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि पुरुष सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। यहाँ पर 6 भेद याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, छोटा सा नहीं बड़े काम का ट्रिक है। पुरुष ने निज के संबंध में निश्चय अनिश्चय का प्रश्न किया। पुरुष ने निज के संबंध में निश्चय निश्चय का प्रश्न किया, यानी पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद निजवाचक सर्वनाम, तीसरा भेद संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, छठा भेद है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के भेद याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखना है। पुरुष ने निज के संबंध में निश्चय निश्चय का प्रश्न किया। ये छह आपके सर्वनाम क्या हो गए, पूरे हो गए। ठीक है, और इसके 3 भेद कौन कौन से पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष यानी द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष यानी कि अन्य पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष में आता है मैं, द्वितीय पुरुष में आता है तू, और तृतीय पुरुष में आता है यह और वह। मैं का बहुवचन होता है हम, तू का बहुवचन होता है तुम, यह का बहुवचन होता है ये, वह का बहुवचन होता है वे। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है बच्चों 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि बताइएगा कौन सी क्रिया भूतकाल से शुरू होकर, यानी कि कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो यह बताता है कि कोई क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है, यानी कि भूतकाल में शुरू हुई और अभी अभी क्या हो गई, समाप्त हो गई। उसको कहते हैं आसन्न भूतकाल। क्या बोलते हैं, आसन्न भूतकाल। जो क्रिया अभी अभी पूरी हुई हो लेकिन वो पूरी भूतकाल में हो गई है, उसको कहा जाता है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल कभी कभी आपका जो है वर्तमान काल में एक भेद होता है, पूर्ण वर्तमान काल उसके जो है बराबर या उसके समान माना जाता है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चे लेते हैं 12, और 12 में बताना है कि वाक्य की संरचना के आधार पर देखकर बताइए कि कौन सी क्रिया है। हाँ, वाक्य कौन सा, ये देखो लिखा है, वाक्य हम ढूंढ रहे थे, हमको मिल गया। अनु ने देखकर निबंध लिखा, ये वाक्य लिखा है। अनु ने देखकर निबंध लिखा। अब आपको बताना है इसमें जो लिखना क्रिया है ना, ये यहां पर जो है कौन सी क्रिया है। एक लिखा हुआ है कृदन क्रिया, एक लिखा है पूर्वकालिक क्रिया बच्चों, एक लिखा है नामधातु क्रिया और एक लिखा है संयुक्त क्रिया। पहले हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर है पूर्वकालिक क्रिया। अब आप पूछोगे पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है, तो हम वो भी आपको बताएंगे। पूर्वकालिक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जो क्रिया, यानी किसी वाक्य में एक क्रिया समाप्त हुई और उसी समय उसी क्षण तुरंत दूसरी क्रिया चालू हो गई, उसको कहा जाता है पूर्वकालिक क्रिया। तो जो पहले पूरी हो जाए वो है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे इसमें लिखा है अनु ने देखकर निबंध लिखा। तो दो क्रियाएं हैं, पहली क्रिया है देखा और दूसरी क्रिया क्या, लिखा। तो देखने का काम खत्म किया और तुरंत लिखने का काम शुरू कर दिया। तो यहां पर जो देख कर लिखा है ना, ये देख कर, ये बच्चों क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे कहा जाए कि बच्चा दूध पीकर सो गया, तो जहां पर बच्चा क्या है, दो क्रियाएं हैं, पहली क्रिया दूध पीकर, दूसरा क्या, सो गया। पूर्वकालिक क्रिया पहले वाली दूध पीकर। ये सारे क्वेश्चन बहुत पेपर पूछे जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। पूर्वकालिक क्रिया मतलब दो क्रियाएं होंगी और जो क्रिया पहले पूरी हो गई उसी समय तुरंत दूसरी शुरू हो गई, पहले जो पूरी हो गई उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। अब यहाँ पर ऑप्शन ए लिखा है, ये लिखा है कौन सी क्रिया, कृदन क्रिया। इस नाम की कोई क्रिया होती ही नहीं है, इसको भूल जाइएगा तुरंत। इस नाम का कोई चीज भी है। इसके बाद लिखा है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया आपकी क्या है कि जो है संज्ञा सर्वनाम में, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में क्या होता है, प्रत्यय शब्दों को जोड़कर बने वो क्रिया क्या है, नाम धातु क्रिया है। फिर लिखा है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया सामान्य क्रिया और सहायक क्रिया को जोड़कर, जो अंग्रेजी में आप पढ़ते हो ना, जो मेन वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब होती है, उन दोनों को जब आप जोड़ते हो तो हिंदी में बनती है संयुक्त क्रिया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बता रहा है कि एक शब्द लिखा है, उसका आपको स्त्रीलिंग बताना है। और शब्द कौन सा लिखा है, प्रबंधकर्ता। शब्द लिखा है प्रबंधकर्ता। अब इसका भैया स्त्रीलिंग बनाइएगा। तो ऑप्शन ए लिखा है प्रबंधकारती, गलत हो गया। फिर लिखा है प्रबंधकीन, गलत हो गया। फिर प्रबंधकर्ती, है भी गलत। सही ऑप्शन आपका सी है, प्रबंधकर्त्री। प्रबंधकर्त्री यानी त्रा है और त्रा में बड़ी की मात्रा और उसमें जो है रा भी लगी है, रेफ रा। तो प्रबंधकर्त्री क्या है, प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों आ जाता है 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि बहुवचन वाला सही रूप पहचानो।
नेता का बहुवचन क्या होता है? नेता का बहुवचन लिखा है नेते, नेतों, नेताओं या फिर नेता। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा है नेता का बहुवचन क्या है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेता का बहुवचन नेता ही होगा, लेकिन किसी सेंटेंस में कह दिया जाएगा नेताओं तो सही हो जाएगा। जैसे कि नेताओं ने भाषण दिया, तो अब वो सही है, लेकिन अकेले अगर पूछा जाएगा नेता का बहुवचन तो नेता ही होगा, नेताओं नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बात है। क्वेश्चन 15 आ चुका है। लास्ट प्रश्न रहेगा आज इस वीडियो में। इसके बाद के प्रश्न जो है वो अगले वीडियो में हम आपको हल करवाएंगे। ठीक है, तो ऋतु शब्द का बहुवचन बनाना है, ऋतु शब्द का। तो ऑप्शन ए ऋतुएं, ऑप्शन बी ऋतुओं, ऑप्शन सी ऋतुओं या फिर डी है ऋतुएं। यहां पर क्या लिखोगे? ऋतु का बहुवचन कौन सा हो जाएगा? कोई भी जो स्त्रीलिंग शब्द हो और उकारांत हो। उकारांत मतलब क्या होता है? लास्ट में छोटा ऊ लगा हो तो उसका बहुवचन ए लगा के बनाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी ऋतुएं। ठीक है, बाकी इसके उदाहरण हैं वो सब अगली क्लास में किए जाएंगे। तो हिंदी में ये 2019 पेपर का पहला पार्ट था, और जो दूसरा पार्ट है वो अगली क्लास में आपको मिलेगा। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।